हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन पेपर लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यदि आप केबीएस, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने तैयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए और इस पे आप माथापच्ची कीजिए। तब कुछ समझ में आएगा कि अभी कितनी तैयारी करनी बाकी है और कितनी तैयारी हो गई है। तो ये क्वेश्चन पेपर हमने एनसीईआरटी के पुस्तकों पर आधारित बनाया है और जो भी अ, व्याकरण से संबंधित पोर्शन है केबीएस के सिलेबस में वो भी इसमें प्रमुखता से शामिल किए गए हैं। तो चलते हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न वाक्यों पर आधारित है कि हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। किस टाइप का ये है? तो जैसे ही आपने देखा होगा कि इसमें और शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये संयुक्त वाक्य है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, संयुक्त वाक्य। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो आप देख रहे हैं कि चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि मिश्र वाक्य है। तो अगर आपने वाक्यों का और उसके भेदों का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आपके दिमाग में इसका जवाब आ गया होगा और बिल्कुल कई विद्यार्थियों के दिमाग में जवाब आ गया है ऑप्शन दूसरा। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसका भी एक लक्षण है कि जहां पर जो शब्द आ जाए, की शब्द आ जाए, ठीक है, और कुछ कंजक्शन आ जाए जो कि दोनों वाक्यों को जोड़ें तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। तो अभी तक आपने दोनों प्रश्नों में वाक्य पर आधारित क्वेश्चन देखा। अब देखते हैं हम अगला जो प्रश्न है कि प्रयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो उदाहरण दिया गया है और इस वाक्य का हमें संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है और चारों ऑप्शन में रूपांतरण किया गया है। फिर भी हमें बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है प्रयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। प्रयश सेब लाया जब वह बाजार गया। प्रयश बाजार जाकर सेब लाया। जब प्रयश बाजार गया तो वहां से सेब लाया। आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य घुमा फिरा कर कैसे फॉर्मेट किए गए हैं और हमें बताना था संयुक्त वाक्य। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि और शब्द जहां पर लगा रहता है और वहां पर क्या हो जाता है संयुक्त वाक्य। प्रयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये आंसर आया होगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप रेखांकित किया गया है जो वीर होते हैं, रेखांकित है। आगे वाक्य दिया गया है वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अब जो उपवाक्य का भेद है वो कैसा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य। चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण आश्रित उपवाक्यों की इसमें चर्चा की गई। तो जो वीर होते हैं यानी कि विशेषण, यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि विशेषण, यानी कि यहाँ पर जो वे शब्द है इसकी विशेषता यहाँ पर वीरता से और जो वीर होते हैं से बताई जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है देख रहे हैं आप कि यहाँ पर
पूछा गया कि निम्नलिखित में सरल वाक्य है, सरल वाक्य हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, कॉमा दिया गया है बीच में। तीसरा ऑप्शन दिया गया, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। चौथा ऑप्शन है, जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो इसमें सरल वाक्य कौन सा है वो हमें बताना है। तो आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन का अवलोकन किया होगा और सही जवाब आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन तीसरा है कि प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, जो कि क्या है, सरल वाक्य है एकदम। प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य है। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में रखते जाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। किस टाइप का ये वाक्य है, या फिर इसमें वाच्य कौन सा है इस वाक्य में कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, करणवाच्य। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा और बिल्कुल सही जवाब है कि ये क्या है, कर्तृवाच्य है। क्योंकि इसमें अशोक जो है वो करता है और इसकी प्रधानता यहाँ पर, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, मतलब काम किसके द्वारा किया जा रहा है, अशोक के द्वारा। तो यहाँ पर हो गया कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाववाच्य आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो चारों ऑप्शन आपने देख लिया होगा और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार भाववाच्य क्या है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न भी भाववाच्य पर ही आधारित है कि सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस के आधार पर आपको भाववाच्य बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका भी जो सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा है, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। जैसे कई बार आपने ठंडे के दिनों में परीक्षाओं को दिया होगा तो कई बार पेन नहीं चलती है, तो इसीलिए आपके मुंह से अचानक निकल जाता है कि मुझसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। उसी पैटर्न पर ये सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और माथा पच्ची करते रहिए कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा था उसमें कितना आप सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छाटिए। कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? चारों ऑप्शन को देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। ऑप्शन चौथा है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया, जिसमें नेताजी कर्ता के तौर पर है। बाकी आप देख रहे हैं कि अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, इसमें क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया, पत्र लिखा जा रहा है। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर्म यहाँ पर किया गया है, लेकिन जो कर्तृवाच्य वाला वाक्य है वो परफेक्ट तरीके से ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? ऑप्शन दिया गया, मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए, हमसे धोखा दिया जा रहा है, राधा से बोला नहीं जाता। तो भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, ये हमें बताना है।
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया हमसे धोखा दिया जा रहा है। ये वाला जो वाक्य है ये भाववाच्य के अंतर्गत नहीं है। और बाकी देखिए आप, मुझसे अब देखा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। आइए चला जाए, राधा से बोला नहीं जाता, ये तीनों जो वाक्य आप देख रहे हैं कि भाववाच्य से रिलेटेड है। हमसे धोखा दिया जा रहा है, ये हमें धोखा दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर ये क्या हो गया, भाववाच्य के अंतर्गत नहीं है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि सूरदास ने सूरसागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय है। तो रेखांकित पद आप देख रहे हैं कि सूरदास है, और उसके आधार पर सवाल यहाँ पर दिए गए हैं कि सूरदास जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक है, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक है। तो आप देख रहे हैं कि इस विकल्प में एक तो संज्ञा से रिलेटेड हो गया, दूसरा लिंग से रिलेटेड है वचन से, तीसरा लिंग से हो गया, चौथा कारक से। तो एक ही प्रश्न में आपसे लगभग 4 इकाइयों से सवाल पूछ लिए गए हैं, संज्ञा, वचन, लिंग और कारक। अब सूरदास ने सूरसागर की रचना की, तो सूरदास इसमें जो रेखांकित पद है वो किसके अंतर्गत आएगा। तो बातों ही बातों में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न, इसके उत्तर आने लगे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा कि सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ने लगा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ज्यादा मुकाबला इसमें यही था कि ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक, इसको लेकर बार बार कंफ्यूजन होता रहता है। तो हमने कई प्रैक्टिस सेट्स में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है और अलग से संज्ञा के बारे में भी बताया हुआ है, आप लोग उनको देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय है। वह नित्य घूमने जाता है, तो रेखांकित पद आप देख रहे हैं नित्य है। अब नीचे क्वेश्चन बने हैं कि नित्य क्या है, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। तो एक ही ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल से सवाल पूछे गए हैं, जिसमें विशेषण को शामिल किया गया है, वचन को शामिल किया गया है, लिंग है और क्रिया है। तो नित्य क्या है इसमें, वो ध्यान में रखना है। अगला इसमें ऑप्शन है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, घूमने जाता है, अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता, अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। तो यहां पर जो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि नित्य शब्द जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, नित्य के बारे में पूछा गया है। नित्य शब्द अव्यय कालवाचक, नित्य का ही दूसरा एक होता है कि प्रतिदिन या फिर नियमित रूप से, नियमित से ही नित्य का शॉर्ट फॉर्म यहां पर बन गया है, रोज रोज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है और घूमने जाता क्रिया की विशेषता है। तो एक बार क्वेश्चन पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, वह नित्य घूमने जाता है। तो आपके दिमाग में आ गया कि जो नित्य रेखांकित पद था वो क्या था, अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण और घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता है। अगला प्रश्न है, तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय। अब इसमें रेखांकित पद है खिलते हैं, तो आपकी नजर इसी रेखांकित पद पर होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया कि सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया एक वचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सकर्मक अकर्मक, एक वचन बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वर्तमान काल, तो ये कॉमन है सब में, कर्तृवाची कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, तालाब में कमल खिलते हैं के बारे में हमें बताना है कि आखिरकार वो है क्या। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य है। तालाब में क्या
खिलते हैं? कमल खिलते हैं। तो खिलते क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। जैसे सोना अकर्मक क्रिया में है, ठीक है, रोना अकर्मक क्रिया में है, वैसे ही खिलना भी क्या है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। खिलते हैं आप देख रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया, पुल्लिंग है, ठीक है, वर्तमान काल में है, खिलते हैं देख रहे हैं, और फिर कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया इसमें? सही हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित पद का परिचय है। रेखांकित पद आप देख रहे हैं कि इसमें रंग बिरंगे दिया है। अब यहां पर देखिए दिया गया है ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। दूसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। गुणवाचक विशेषण एक वचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। गुणवाचक विशेषण एक वचन, स्त्रीलिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। तो फूल विशेष्य का विशेषण तो चारों ऑप्शन में दिया गया है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग अलग कई जगह दिया है, एक वचन और बहुवचन है इसमें, और संख्यावाचक गुणवाचक। तो हमें बताना है कि रंग बिरंगे किस टाइप का है, ठीक है। तो क्योंकि यह रेखांकित पद है तो इसका जो सही जवाब है यहां पर वो है कि रंग बिरंगे क्या है? गुणवाचक है। गुण बताया जा रहा है कि रंग जो फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। और रंग बिरंगे शब्द क्या है? बहुवचन है, पुल्लिंग में है फूल, फूल विशेष्य का विशेषण है, यानी कि फूल की विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पर रंग बिरंगे। अच्छा, कई बार ना इसी विशेष्य का विशेषण को प्रविशेषण भी बोल दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है जब विशेषण की विशेषता बतलाई जाए। तो फूल क्या है? रंग बिरंगे। तो गुणवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण है। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा माथा पच्ची करने वाला जरूर होगा, इसीलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूं कि क्वेश्चन की मात्रा भले कम हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस के आधार पर आपको कई तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ जा रही होगी। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, इसी टाइप से है। अगला प्रश्न है कि प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय है। प्रधानाचार्य ने आपको, आपको आप देख रहे हैं कि रेखांकित किया गया है। अब ये क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, मध्यम पुरुष सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। तो प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, तो आपको इसमें क्या हो गया? यहां पर इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन तीसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्त्री को बुलाया है, पुरुष को बुलाया है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑब्लिक वाला है एक वचन, कर्म कारक, ठीक है, क्योंकि कर्म कारक में आप देखते हैं कि को छिपा रहता है, कर्ता ने कर्म को। तो प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, मान लीजिए यहां पर हो जाता रेखांकित प्रधानाचार्य, तो इसका उत्तर अलग हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है। हम अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? देखिए, सामान्य रूप में पहले पूछा जा सकता था कि भय का जो है वो किसका स्थायी भाव है या फिर कौन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए कैसे पूछा गया, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? ऑप्शन दिया गया है वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस। तो इसको देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि रौद्र रस भय की अधिकता में, एक तो जहां पर सामान्य भय होता है भयानक, तो रौद्र रस में ज्यादा यहाँ पर अधिकता है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर रौद्र है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्रोध, तो क्रोध में भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं भय छिपा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रकृति को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कई विद्यार्थी सी को भी मान रहे होंगे, तीसरे ऑप्शन को भी, लेकिन इसका सही जवाब है भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, वो है रौद्र रस। इसको क्रोध से भी जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रृंगार भी गलत लिखा गया है। श्रृंगार आमतौर पर
शुद्ध अशुद्ध वाले शब्दों को भी आप ध्यान में रखते जाइए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? बातों ही बातों में आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, शांत रस। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है वीर रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। ठीक है, तो यहां पर जब आप ऑप्शन को देख रहे हैं तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है ऑप्शन पहला, वीर रस। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? तो इसके लिए तो आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आपने वन लाइनर किताबों में पढ़ा भी होगा और बहुत पहले से आप जान रहे होंगे कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। फिर भी ऑप्शन यहाँ पर आपने देख लिया, चौथा ऑप्शन इसका क्या है? यहाँ पर सही जवाब है श्रृंगार रस। विभत्स रस का अस्थाई भाव है उत्साह, शोक, जुगुप्सा, हास। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन तीसरा है, जुगुप्सा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? अब ये लेखक यहाँ पर लिखा हुआ है और बाल गोविंद भगत, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपके मन में इसके लेखक का नाम भी आ गया होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए इसको माथा पच्ची क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं, आपको घुमा फिराकर बहुत दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? ऑप्शन दिया गया है, वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत, जिसके खुद पात्र हैं बाल गोविंद भगत, उनके बारे में शॉर्ट नोट्स अगर मेरे पढ़े होंगे तो भी आप बता सकते हो आप। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा न करना, अपना काम स्वयं करना। तो इस प्रश्न का उत्तर तभी आप अच्छे से दे सकते हैं जब बाल गोविंद भगत को अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था बाल गोविंद भगत का? सही जवाब है ऑप्शन पहला, जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर भगवान का रूप थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, कबीर उनके मित्र थे। तो बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये कबीर को अपना आदर्श मानते थे और कारण क्या था यहाँ पर बताना हमें। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूसरा है, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते? गरीबों को, मंदिर में, घर में, कबीर पंथी मठ में। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा कि वो कबीर पंथी मठ में इसको दान कर देते थे। ठीक है, भेंट कर देते थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहां साहब से क्या आशय है? गुरु, मुखिया, कबीर, भगवान। ठीक है, तो आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा ऑप्शन तीसरा, कबीर। वह गृहस्थ थे, यानी कि बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते थे लेकिन उनके सब चीज में क्या थी? साहब की थी।
तो साहब का यहाँ पर अर्थ है कबीर साहब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? तो आपके दिमाग में नेताजी का चश्मा कहानी का सभी जो संदर्भ प्रसंग है आ गया होगा। ऑप्शन दिया गया, हालदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला, अध्यापक। नेताजी का चश्मा इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश। ठीक है, एक वीडियो लेक्चर में हमने गलती से शिवपूजन सहाय का नाम ले लिया है, तो यहाँ पर करेक्ट आप कर सकते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? ऑप्शन दिया गया है, हालदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला, अध्यापक। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा, चश्मे बेचने वाला। ऑप्शन तीसरा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, भारत आकर पढ़ना, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। तो फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पंक्तियां दी गई हैं, हमारे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसे, ज्यों करुई ककरी, तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो देखने से तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सूरदास की पंक्तियां हैं और भ्रमर गीत सार से ली गई हैं, लेकिन आपके पाठ्यपुस्तक से ही ये पंक्तियां उठाई गई हैं। ठीक है, क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत मेरे ख्याल से है ये, हमारे हरिहारल की लकड़ी, क्षितिज नामक पुस्तक से ही है। अब ये इन पंक्तियों के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आप देखेंगे तो गद्यांश और पद्यांश से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, तो इस पर हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण उन्होंने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से की है। मान लीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बस पाठ का हवाला देते हुए सूरदास के पदों को, तो यहाँ पर एक अलग तरीके की प्रैक्टिस आपकी हो रही है। अगला प्रश्न है कि नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है कि श्री कृष्ण के लिए नंद नंदन विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? ऑप्शन दिया गया, उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के प्रेम को। तो किसको कहा है? पद अगर आप खोलकर किताब में देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको, अगर आप लोगों के पास बुक हो तो। ठीक है, तो किसके लिए कहा है? उद्धव के योग ज्ञान को, क्योंकि जब आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो वहां पर निर्गुण का खंडन किया गया और सगुण को स्थापित किया गया। योग का यहाँ पर खंडन है। उद्धव जो कि योग का ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को, तो वो इसको क्या व्याधि के रूप में मान रही है इस ज्ञान को। अगला प्रश्न है, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? योग साधना कैसी लगती है? ऑप्शन दिया गया है, हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान, जिसे कभी न देखा हो, कड़वी ककड़ी के समान। तो योग की साधना या फिर जो ज्ञान दिया जा रहा है गोपियों को, कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं?
जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए। तो योग का संदेश गोपियां किसके लिए उपयुक्त समझती हैं? तो सही जवाब है कि जिनका मन स्थिर नहीं है। उनका तो कहना है कि हमारा तो मन स्थिर है, योग उसके लिए जरूरी है जिसका मन स्थिर नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। हम अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि क्रोधित हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? ऑप्शन दिया गया है, लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर, सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। अब क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के आधार पर क्या होगा कि लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर उन्होंने माफ कर दिया, एक तरीके से वध नहीं किया। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? कन्यादान कविता, आपके दिमाग में इसके कवि का नाम भी आ गया होगा, कन्यादान, ठीक है। मेरे ख्याल से ऋतुराज इसके कवि हैं। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है, समाज को, अशिक्षा को, अत्याचारों को, वस्त्रों आभूषणों को, ठीक है। तो यहां पर जो इसका सही जवाब है कि कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन को कहा गया वस्त्रों आभूषणों के लिए, ठीक है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुल लगभग 35 क्वेश्चन पे विचार किया और सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल्स थे, कुछ व्याकरण थे, कुछ आपके पाठ्य पुस्तक से भी रिलेटेड थे और किसी खास पुस्तक को आधार बनाकर या फिर जैसे जितनी भी पुस्तकें दी गई हैं अभी तक हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ये ऑन द स्पॉट था, जैसे कि आपको परीक्षा में सवाल आते हो, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया था, तो इसका नाम ही हमने माथापच्ची रखा था। उम्मीद है कि आपको ये माथापच्ची समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा कि ऑन द स्पॉट अगर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरीके के अन्य प्रैक्टिस सेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।